हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो नेचुरल फेनोमेनाज हैं जैसे कि कोरोजन, रस्टिंग, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन का मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसके बारे में जानेंगे। सेल कैसे क्रिएट किया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है और किन किन सब्सटेंसेस को लेकर के सेल बनाया जा सकता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और सेल कितने टाइप के हो सकते हैं और उनका मैकेनिज्म क्या होगा वर्क करने का, ये सारा डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हम पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो उस ब्रांच को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। यानी लिखेंगे हम द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with changing of chemical energy to electrical energy and vice versa। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन की फेनोमेना की स्टडी करेंगे। एक एग्जांपल लीजिए। अगर हम इन्वर्टर को एग्जांपल के तौर पर लें तो हमने देखा है कि जब बिजली होती है, करंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो उस दौरान जो इन्वर्टर की बैटरी है वो चार्जिंग मोड में होती है। इन्वर्टर में बैटरी जो लगी होती है वो चार्जिंग मोड पे होती है। लेकिन वही अगर लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, करंट शट डाउन हो जाए, तो फिर हमें उसी बैटरी से करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये इंडिकेशन है कि जब लाइट थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी थी, तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। लेकिन जैसे ही लाइट गई, बिजली गुल हुई, तो वहाँ जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी थी बैटरी के अंदर, वो कन्वर्ट होने लगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ एक ही एग्जाम्पल में हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है और वहीं केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो रहा है। तो इस फेनोमेना की जो स्टडी है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाएगी। ड्राई सेल ले लीजिए। ड्राई सेल भी अपने अंदर केमिकल्स कंटेन करता है। उन केमिकल के रिएक्शंस की वजह से हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो वो भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ही एक पार्ट हुआ, उसकी स्टडी भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आएगी। अब ये मैकेनिज्म क्या है, कैसे ड्राई सेल करंट फ्लो कराता है, या फिर किस तरीके से जो इन्वर्टर की बैटरी है वो वर्क करती है, ये हम आगे इसी चैप्टर के अगले सेक्शंस में पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को समझने की कोशिश करें तो हम कहेंगे कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड वाइस वर्सा स्टडी करते हैं, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहेंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ electric current into chemical energy and chemical energy into electrical energy is called electrochemistry। अब कुछ छोटे टर्म्स हैं पहले
आज जो हम लेक्चर ले रहे हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन से ही रिलेटेड है। तो कुछ छोटे टर्म्स हैं, पहले उन छोटे टर्म्स को हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला हमारा टर्म है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। दो सब्सटेंसेस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर यानी वो सब्सटेंस जो अपने अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने की परमिशन करता है, यानी दो सब्सटेंसेस विच कैन अलाउ टू पास इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड दोज सब्सटेंसेस which do not allow to pass electric current through it are called insulators। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करने दे कंडक्टर है, जो पास ना करने दे वो इंसुलेटर है। इसके अंदर ऐसा क्या होता है जो कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है और इंसुलेटर नहीं होने देता? तो हमने फिजिक्स में पढ़ा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब इसका मतलब यह है कि कंडक्टर जब इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ कर रहा है पास होने के लिए, दैट मीन्स इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस मौजूद हैं। जबकि इंसुलेटर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस मौजूद नहीं है, इसीलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं कर रहा है पास होने के लिए। कंडक्टर के तौर पर जितने भी मेटल्स हैं उनको लिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड सो ऑन, प्लैटिनम, सो ऑन। इसके बाद जितने भी आयनिक सब्सटेंसेस हैं या पोलर सब्सटेंसेस हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को कंडक्टर की कैटेगरी में रखा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन, HCl, HNO3, H2SO4, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, इन सभी सब्सटेंसेस का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं तो वो भी कंडक्टर की कैटेगरी में आएगा। ध्यान देंगे कि जो भी हमने पोलर या आयनिक सब्सटेंसेस कहा, मेटल्स को छोड़ करके, जिनका एग्जाम्पल लिया गया सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड सो ऑन, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस लिए जा रहे हैं, ये अपने सॉलिड स्टेट में या फिर कंबाइंड स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। लेकिन जब हम इनका मॉल्टेन स्टेट या फ्यूज्ड फॉर्म लेंगे या फिर इनका एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो उस केस में इनके आयंस फ्री हो जाते हैं, और जब आयंस फ्री हो जाएंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी को, इलेक्ट्रिक करंट को फॉलो करने के लिए अलाउ करेगा, फ्लो करने के लिए अलाउ करेगा। यानी मेटल्स अपने सॉलिड फॉर्म में ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंटेन करते हैं, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में रखे जाएंगे। जबकि जो दूसरे सब्सटेंसेस मैंने बताया आपको, जिनके अंदर आयंस मौजूद होते हैं, वो जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन जब हम उनका फ्यूज्ड फॉर्म या फिर मॉल्टेन स्टेट लेंगे या फिर उनका हम एक्वस सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, तो उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। चूंकि इस तरह की एबिलिटी इंसुलेटर्स के अंदर नहीं होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। अब एक और भी सब्सटेंस होता है जो इनके बीच में रखा जाता है, और वो है हमारा सेमीकंडक्टर। दैट मीन्स कि वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ करता तो है, लेकिन कंडक्टर जितना नहीं करता या इंसुलेटर की तरह रोकता भी नहीं है। यानी जिनके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी कंडक्टर से कम लेकिन इंसुलेटर से ज्यादा होगी, वो सेमीकंडक्टर्स होंगे। तो सेमीकंडक्टर के लिए स्पेशली हम एक अलग टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहां हमें कंडक्टर और इंसुलेटर को ही डिस्कस करना है। अब इंसुलेटर के अंदर ऐसा क्या हो जाता है कि वो कंडक्टर की तरह बिहेव नहीं करता? तो एक वजह तो मैंने बताई कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस मौजूद नहीं होते। एक और वजह होती है जिसके बारे में हम लोग इस सेक्शन में, इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। फिजिक्स में भी आपने पढ़ा है, एक टर्म पढ़ा है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस मीन्स एक अपोजिंग फैक्टर जो इलेक्ट्रॉन्स को या आयंस को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने से रोकता है, वो हमारा रेजिस्टेंस कहलाएगा। चूंकि इंसुलेटर के अंदर रेजिस्टेंस हाई होगा, इसलिए वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं करने देगा, जबकि कंडक्टर के अंदर
रेजिस्टेंस लो होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए अलाउ करता है। अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिनका रेजिस्टेंस कंडक्टर में भी हाई हो और किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस लो हो। तो जितना ही रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी। यानी जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी घटती चली जाएगी। एक ऐसा सब्सटेंस भी हम सोच सकते हैं, हालांकि वह एक आइडियल कंडीशन है, लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे प्रिपेयर किए जा सकते हैं जिनका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो हो जाए। तो अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल या जीरो हो जाता है तो हम ऐसे सब्सटेंसेस को सुपर कंडक्टर्स कहते हैं। जनरली सुपर कंडक्टर्स को बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करके, रेजिस्टेंस को कम से कम करके उसे सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लायक बनाया जा सकता है। तो इस पूरे चैप्टर में हम जिस पर डिस्कशन करने वाले हैं वो है कंडक्टर हमारा। आइए देखते हैं कि हमारा कंडक्टर क्या होता है और ये किस तरीके से हमारे इस चैप्टर से रिलेटेबल है। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि कंडक्टर क्या होता है। तो हमने अभी आपको बताया कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फ्री आयंस पाए जाते हैं और साथ ही साथ जिसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है। ये कंडक्टर दो तरीके का होता है। कंडक्टर को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, या फिर इस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को हम कह सकते हैं मेटालिक कंडक्टर। इस इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को हम एक और नाम देते हैं, हम इसे कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। तो दो तरीके के हमारे कंडक्टर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर, और दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स। हम यहां देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर की, तो वो सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इसके अंतर्गत स्पेशली जितने भी मेटल्स हैं उन मेटल्स को इसके अंतर्गत रखा जाएगा। यानी एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं ऑल मेटल्स, यानी वो सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी डिपेंड करती है उनमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उन सभी को हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या फिर मेटालिक कंडक्टर के नाम से जानेंगे। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी घट सकती है अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो। यानी टेम्परेचर को अगर इंक्रीज किया जाए तो जो मेटालिक कंडक्टर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी है, जिसको हम कहेंगे मेटालिक कंडक्टिविटी, वो डिक्रीज कर जाती है। यानी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मेटालिक कंडक्टिविटी। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसमें मौजूद जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से फास्ट मूव करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए मेटालिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का मेटालिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक मेटालिक कंडक्टर है, मेटल का एक छोटा सा स्ट्रिप है जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका डायरेक्शन एक तरफ है। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की कंडीशन है जब हमने इसके अंदर कोई सोर्स जोड़ रखा है, करंट का सोर्स जोड़ रखा है। लेकिन जैसे ही हम इसका
टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो इनका डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी है वो घट जाती है। कुल मिला के वो सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटालिक कंडक्टर कहेंगे। जितने भी मेटल्स हैं वो इनकी कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे। टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो घटती है, यानी टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटालिक कंडक्टिविटी के। दूसरी तरफ है हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। डिसोसिएशन हो सकता है कि कंप्लीट हो सकता है कि इनकम्प्लीट हो, लेकिन किसी भी तरीके से चाहे इनकम्प्लीट डिसोसिएशन हो या कंप्लीट डिसोसिएशन हो, किसी भी फॉर्म में अगर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे तो हम उनको इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये बनाता है H+ आयन एक्वस एंड प्लस बनाता है Cl- आयन एक्वस। यहाँ जो हमारा HCl है वो अपने आयंस में डिसोसिएट हुआ है। दैट मीन्स कि HCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके द्वारा प्रोड्यूस किए गए H+ आयन और Cl- आयन की वजह से ये HCl का एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर लेते हैं तो ये तभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा जब हम इसका मॉल्टन स्टेट या फ्यूज्ड फॉर्म लेंगे या फिर इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉलिड स्टेट में फ्री आयंस नहीं होते, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एग्जांपल के तौर पर CH3COOH और इसको वाटर में डिसॉल्व किया, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर यह बनाता है CH3COO- आयन एक्वस एंड प्लस H+ आयन एक्वस। यहां जो CH3COOH है इसका पार्शियल डिसोसिएशन होता है, लेकिन पार्शियल डिसोसिएशन होने के बावजूद भी ये आयंस का फॉर्मेशन करता है और जब आयन बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी उनमें मौजूद फ्री आयंस की वजह से आती है, उनको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स पार्शियली या कंप्लीटली अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होकर के फ्री आयंस बनाते हैं और ये फ्री आयंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब अगर वह पार्शियल डिसोसिएशन कर रहा है या कंप्लीट डिसोसिएशन कर रहा है तो इस बेसिस पर उसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, उसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन सी दो कैटेगरी होगी, आइए देखते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डिवाइड करते हैं तो इसे दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक को हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को कहेंगे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट की। फिर से एक बार इलेक्ट्रोलाइट को मैं बता दूं आपको कि ऐसे सभी सब्सटेंस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन या फ्यूज्ड फॉर्म में फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये इलेक्ट्रोलाइट्स टेम्परेचर बढ़ाने पर इलेक्ट्रिसिटी को और अधिक मात्रा में कंडक्ट करते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। दैट मीन्स कि कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स is directly proportional to the temperature। ये इलेक्ट्रोलाइट्स दो तरीके के आपको लिए गए हैं, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, जैसे H2SO4 को वाटर में डिसॉल्व अगर किया जाए तो 2H+ आयन एक्वस देगा एंड प्लस
SO4 2 माइनस आयन एक्वस देगा। यहाँ जो हमारा H2SO4 लिया गया है, ये H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसे वाटर में डिसॉल्व किया है, इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हुआ है, और ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होगा उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखें तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। यानी ऐसे सभी सब्सटेंसेस जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन हो अपने एक्वस सॉल्यूशन में और उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 के इक्वल हो, ऐसे सब्सटेंसेस को हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जनरली जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट हैं, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत आएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ले लें हम इसका, तो इसका एग्जांपल लिया जा सकता है, एसिड में लेते हैं तो HCl, HNO3 एंड H2SO4, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे। NaOH या फिर KOH, ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होंगे। NaCl या फिर KCl, ये सारे के सारे हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल होंगे। तो ये है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मीन्स ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं और जिनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 हो, उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियली डिसोसिएट हो, या ये कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 से कम हो। दैट मीन्स कि इनका अपने एक्वस सॉल्यूशन में पार्शियल डिसोसिएशन होता है और इसके अलावा इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू होती है वो 1 से कम होती है। दैट मीन्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को अल्फा से इंडिकेट करते हैं और अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो ऐसे सब्सटेंस जिनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 1 होगी उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जिनकी 1 से कम होगी उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। जितने भी वीक एसिड होंगे जैसे CH3COOH, HCOOH, इनको ऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड या वीक एसिड होंगे या फिर वीक बेस होंगे, NH4OH या फिर CH3NH2, ये सब के सब वीक बेसेस हैं। इसके अलावा NH4Cl, ये हमारा सॉल्ट है, या फिर CH3COONA, ये भी हमारा सॉल्ट है। ये सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल हैं। तो ऐसे सभी सब्सटेंस जिनका पार्शियल डिसोसिएशन हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू लेस देन 1 हो, उन सभी सब्सटेंसेस को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ध्यान देंगे, चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ दो टाइप का हमने कंडक्टर पढ़ा। पहला पढ़ा हमने मेटालिक कंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है उसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो उसकी कंडक्टिविटी को हम मेटालिक कंडक्टिविटी या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी कहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी तो उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहेंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के द्वारा कंडक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी, और अगर इलेक्ट्रोलाइट्स के द्वारा कंडक्ट होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कहलाएगी। एक टर्म हमारे लिए यहां नया आया है और वो टर्म है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आइए देखते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको इंडिकेट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स
टेकन। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो फिर उसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 के इक्वल होगी, लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट किया जाता है। अगर परसेंट के फॉर्म में इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला लगभग यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। बॉक्स थोड़ा सा टेढ़ा बना है, इसको थोड़ा सीधा बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। ये हो गया। तो ये जो दो चीजें आपके सामने लिखी गई हैं, एक है आपका नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल टेकन, इसकी वैल्यू नंबर में आएगी, जबकि अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स टेकन, तो इसकी वैल्यू परसेंटेज में आएगी। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी अल्फा की या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की, उतना ही वह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, उतना ही वह स्ट्रॉन्ग कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहां एक चीज जो हमें जाननी है वो ये कि आखिरकार जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की जो एबिलिटी है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो टॉपिक है हमारा factors affecting electrolytic conductivity या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। चलिए आइए देखते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन इनके द्वारा कंडक्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट कितना होगा, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यह कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? तो पहला फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। तो अभी आपको पीछे डिस्कशन में लिया गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की एबिलिटी बढ़ जाती है। यानी टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के या इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के। ध्यान दीजिए, टेम्परेचर बढ़ाने पर ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है? तो इसके पीछे रीजन यह है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच मौजूद बॉन्ड को, आयनिक या कोवेलेंट बॉन्ड को डिसोसिएट करता है, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस डिसोसिएट या फिर आयोनाइज हो जाता है। ध्यान रखेंगे कि जब भी हम आयनिक सब्सटेंसेस लेंगे तो आयनिक सब्सटेंसेस के अंदर डिसोसिएशन होता है, जबकि अगर हम कोवैलेंट सब्सटेंसेस लेंगे तो उनके अंदर आयोनाइजेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर NaCl का हम टेम्परेचर बढ़ा करके डिसोसिएट करते हैं, तोड़ते हैं दो हिस्सों में, तो इस प्रोसेस को डिसोसिएशन कहेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक आयनिक सब्सटेंस है। लेकिन अगर HCl को टेम्परेचर दे करके इसके आयंस में कन्वर्ट करते हैं तो ये एक आयोनाइजेशन का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि HCl एक कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अगर आयनिक सब्सटेंसेस लेते हैं तो डिसोसिएशन कहेंगे उसको, आयंस में बदलने की प्रोसेस को, और अगर कोवेलेंट कंपाउंड लेते हैं तो उसको हम कहेंगे आयोनाइजेशन। तो ध्यान देंगे, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिसोसिएट होने की या आयोनाइज होने की एबिलिटी बढ़ जाती है और इजीली वो डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जब इजीली डिसोसिएट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी।
तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो पहला फैक्टर था हमारा टेम्परेचर। आइए दूसरे फैक्टर को हम देखते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूट, या फिर इसको हम कहेंगे इंटर आयनिक अट्रैक्शन या इंटर आयनिक इंटरैक्शन। ध्यान देंगे, अगर सॉल्यूट पोलर नेचर का है तो आसानी से वाटर के अंदर डिसॉल्व करने पर आयंस में कन्वर्ट होगा, और जब आयन में बदलेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन वह नॉन पोलर का अगर है नेचर का, तो वाटर में डिसॉल्व करने पर अपने या तो वो डिसॉल्व ही नहीं होगा या फिर अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा इजीली। तो जब आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जाहिर सी बात है घटेगी। एक चीज और, अगर सॉल्यूट ऐसा है जिसमें पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, तो उस केस में उनके आयंस में बदलने की जो एबिलिटी होगी वो कम होगी। तो जब उनकी आयंस में बदलने की एबिलिटी कम होगी तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम रहेगी। यानी इंटर आयनिक अट्रैक्शन जितना ही ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतनी ही कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है, इंटर आयनिक अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी के। यानी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टिविटी कम होगी अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तीसरा है हमारा फैक्टर सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरैक्शन। इसको हम सॉल्वेशन भी कहेंगे। आइए देखते हैं। तो यहां भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो उस केस में आयन में बदलने की टेंडेंसी कम होगी, और जब आयंस में बदलने की टेंडेंसी कम होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कम होगी। यानी सॉल्वेशन अगर अधिक है तो जो कंडक्टिविटी होगी वो कम होगी। यानी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी सॉल्वेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगी। अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन ज्यादा है दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। चौथा फैक्टर है हमारा विस्कोसिटी, या फिर हम इसको कहेंगे सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। इसको कहा जाएगा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। विस्कोसिटी का मतलब क्या हुआ वो समझिए। तो विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड का वो अपोजिंग फोर्स है जो उसे फ्लो करने से रोकता है। सिंपल वे में गाढ़ापन, लेकिन गाढ़ापन केमिस्ट्री में या फिजिक्स में मौजूद नहीं है वर्ड, तो हम इसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे इसकी विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी फ्लो करने की टेंडेंसी कम होगी, और फ्लो करने की टेंडेंसी कम होगी तो सॉल्यूट को आयन में बदलने की भी टेंडेंसी इस सॉल्वेंट की कम होगी। यानी ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसकी विस्कोसिटी अधिक है वो अपने अंदर डिसॉल्व होने वाले सॉल्यूट को आयंस में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी नहीं शो करेगा या कम शो करेगा, और जब ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो फिर वहां इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी भी कम होगी। यानी विस्कोसिटी अगर अधिक है, यानी सिंपल लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि विस्कोसिटी अगर अधिक है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होगी, यानी ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पांचवा और अंतिम फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन। आइए देखते हैं कंसंट्रेशन को। तो कंसंट्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। यानी कितना सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया गया है, इसी को कंसंट्रेशन कहेंगे। सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर लीजिए, कितना, 1 लीटर ले लीजिए, 1 किलोग्राम ले लीजिए। उसके अंदर कितना डिसॉल्व कर रहे हैं आप सॉल्यूट को, फिर से एक बार सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर लीजिए, 1 लीटर या 1 किलोग्राम या 1 ग्राम
1 मिलीलीटर, उसके अंदर आप कितना सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं, यही उसका कंसंट्रेशन है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट पोलर नेचर का है और उसके अंदर ज्यादा मात्रा में हमने डिसॉल्व किया है सॉल्यूट को, तो जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा नंबर ऑफ आयंस उतने ज्यादा होंगे, और जब नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। दैट मीन्स कि पोलर नेचर के सॉल्वेंट में अगर हम पोलर नेचर का सॉल्यूट डिसॉल्व करेंगे तो जितना ज़्यादा सॉल्यूट की क्वांटिटी होगी आयंस की संख्या भी उतनी ही ज़्यादा बनेगी, और जब आयंस की संख्या ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अधिक होगा। तो कुल मिलाकर के 5 यहाँ फैक्टर्स हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा कंडक्ट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे आयंस में कन्वर्ट होने की एबिलिटी उतनी ही बढ़ेगी, इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट या इंटर आयनिक अट्रैक्शन या इंटरैक्शन, जितना ज़्यादा सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच का इंटरैक्शन होगा आयंस में बदलने की टेंडेंसी उतनी ही कम होगी और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी भी कम होगी। तीसरा है सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, फिर से वही बात कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी उतनी ही कम होगी। विस्कोसिटी, सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स के बीच का अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा विस्कोसिटी उतनी अधिक होगी, और विस्कोसिटी अधिक है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी कम होगी क्योंकि आयंस का फॉर्मेशन वो इजीली नहीं करेगा। और लास्ट है हमारा कंसंट्रेशन, एक दिए गए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना हमने सॉल्यूट डिसॉल्व किया है, इसी को हम उसका कंसंट्रेशन कहेंगे। और कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है यानी आयंस की संख्या भी ज़्यादा होगी, आयंस की संख्या ज़्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होगी। यहाँ ध्यान ये देना है कि यहाँ हम जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ले रहे हैं दोनों हम आयनिक नेचर का ले रहे हैं। तो आयनिक नेचर का अगर हम लेते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की एबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी। कुल मिला के पोलर नेचर का सॉल्यूट सॉल्वेंट होगा तो फिर इलेक्ट्रिसिटी इजीली कंडक्ट होगी, और अगर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। आज के इंट्रो वाले सेक्शन में एक और सिंपल सा लॉ है ओम्स लॉ, जिसके बारे में आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। यहाँ इसकी थोड़ी बहुत ज़रूरत है केवल इंट्रोडक्शन के लिए, तो हम यहाँ लेंगे, बहुत ज़्यादा इसके पीछे नहीं जाना है, फिजिक्स में ऑलरेडी आप डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर, एक वायर ले लिया हमने, ये एक कंडक्टिंग वायर है, ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों एंड्स पर, जिसको हम V से इंडिकेट करेंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसमें फ्लो होने वाली करंट के, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जहां V क्या है तो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस कंडक्टर, और I क्या है तो I है करंट फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर, फ्लोइंग थ्रू इट। यानी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। इसको हम ऐसे कहेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस प्रोपोर्शनल होगा, या फिर कहेंगे हम इसको कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसमें फ्लो होने वाले करंट के। तो सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो लिखेंगे V इज इक्वल टू R इंटू आई। यहाँ R एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को हम कांस्टेंट कहेंगे, तो इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं कि V अपान I इज इक्वल टू R, दैट मीन्स अ कांस्टेंट। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी कंडक्टर के अंदर अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें फ्लो होने वाले करंट का रेशियो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कहलाता है जिसको R से इंडिकेट करते हैं। यहाँ जो हम ले रहे हैं V अपान I इज इक्वल टू R, तो
अगर हम इसका यूनिट देखें तो यूनिट क्या बन जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट और करंट का यूनिट होता है एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर ये इसका यूनिट होगा। इस यूनिट के अलावा एक और यूनिट है जिसको हमें यहाँ डिस्कस करना है, इसको हम ओम कहते हैं, जिसे हम ओमेगा साइन के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ये ओमेगा साइन है, इसे हम ओम कहेंगे। ये रेजिस्टेंस का यूनिट होगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसका अगर हम इन्वर्स कर देते हैं तो उसको हम कहेंगे कंडक्टेंस। कंडक्टेंस यानी इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, कंडक्टेंस को C से इंडिकेट करेंगे और C इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/R। ये है हमारा 1/R। यूनिट की अगर इसकी बात की जाएगी तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो 1/R यानी 1/ओम, यानी हम लिख सकते हैं इसको ओम इनवर्स या पर ओम, या फिर इसे हम लिख सकते हैं ओम का पावर -1, या फिर इसे हम लिख सकते हैं महो, उल्टा, ओम का उल्टा महो। तो ये हमारा कंडक्टेंस है। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी भी सब्सटेंस के रेजिस्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, यानी रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द वायर, यानी वायर के लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा फैक्टर है हमारा उस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो दो फैक्टर्स पर ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। यानी हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L एंड R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A, या सिंपली इसे क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू ρL/A। यहां जो सिंबल बनाया गया है इस तरीके का, इसको हम कहेंगे रो, और रो एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहेंगे, या फिर हम इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और ध्यान देंगे कि ये रो या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी भी सब्सटेंस के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। यानी आयरन के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, गोल्ड के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, सिल्वर के लिए रो की वैल्यू अलग होगी, प्लास्टिक के लिए रो की वैल्यू अलग होगी। यानी मटेरियल क्या है हमारा, उस मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी किसी फैक्टर के ऊपर ये रो डिपेंड नहीं करेगा। अगर हम बात इसकी यूनिट की कर रहे हैं तो यूनिट में लिखेंगे हम, इसका फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू ρL/A, या सिंपली रो इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, RA/L। R का यूनिट रेजिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया m², L m यानी मीटर। सिंपली क्या लिखेंगे हम इसको, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा ओम मीटर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ओम सेंटीमीटर। लेंथ का चाहे हम जो यूनिट यूज करें उस यूनिट के अकॉर्डिंग ये हमारा रो यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। एक और है हमारा जो इसका इनवर्स करने पर, उल्टा करने पर हमें प्राप्त होती है वो फिजिकल क्वांटिटी, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। क्या होता है ये, आइए देखते हैं। तो अगर हम रो को 1/ρ लिख लें तो इसको हम कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी कहेंगे, जिसे कापा के सिंबल के द्वारा इंडिकेट करेंगे। ये है हमारा कापा, KAPPA, इसको K से इंडिकेट करेंगे। अगर हम इसका यूनिट लेते हैं तो फॉर्मूला है हमारा कापा इज इक्वल टू 1/ρ
रो। यहाँ कापा को हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी। अब अगर हम इसका यूनिट निकालने की कोशिश करें तो आइए देखते हैं यूनिट क्या हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि रो का यूनिट है ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर। जब इसका इन्वर्स कर देंगे, चूंकि कापा इज इक्वल टू 1/रो है, यानी 1/ओम मीटर लिख देंगे, तो कापा इज इक्वल टू क्या हो गया, पर ओम पर मीटर हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं कापा का यूनिट महो पर मीटर लिख सकते हैं। यहाँ जो पर ओम है या महो है, इसे हम साइमन्स के द्वारा भी इंडिकेट करते हैं, तो कापा इज इक्वल टू हो जाएगा साइमन पर मीटर। तो ये है हमारी कापा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी का यूनिट। इसकी ज़रूरत थोड़े देर के लिए हमारे पास आएगी और उसके बाद हम फिर अपने मेन टॉपिक के ऊपर चले जाएंगे। चूंकि ये जानना जरूरी था, एक छोटा सा टर्म था, इसलिए आपको बताया गया। अगले सेक्शन में हम मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ेंगे और फिर उनके बीच रिलेशन डिराइव करेंगे। टिल देन